स्टूडेंट्स, हमने अपनी बुक के फर्स्ट पार्ट से 8 चैप्टर कर लिए हैं। और जैसे 9th चैप्टर है वो न्यूमेरिकल का शुरू होने वाला था, और मैंने सोचा कि अगर स्कूल खुलते हैं तो न्यूमेरिकल तभी करेंगे, देखते सिचुएशन क्या बनती है। इसलिए मैंने आपकी बुक के सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन आपको कल दिया था कि आज़ादी के समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। वहाँ से शुरू होके हम आज तक पहुँचेंगे। फिर तो हर देश में 3 अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पूरे वर्ल्ड में 3 अर्थव्यवस्थाएं चल रही। किसी देश ने किसी अर्थव्यवस्था को अपना रखा है, प्रणाली को, और किसी ने किसी अर्थव्यवस्था की प्रणाली को अपना रखा है। आपने 10th में पढ़ा होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनके अर्थ और गुण आपको पता है, वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है, जिसमें सामाजिक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोनों के गुण शामिल हैं। और हर देश में जो काम करने के क्षेत्र होते हैं वो 3 होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। उनकी डेफिनेशन के साथ आज़ादी के समय उनका योगदान कितना था अर्थव्यवस्था में, ये आपने कल पढ़ा। वो 1-1 नंबर के लिए भी काम आएंगे आपके, और 3 नंबर के लिए भी काम आएंगे। अब हम जानेंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो आज़ादी के समय किस प्रकार की थी। हमने अपने उस डाटा से ये पाया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। 72.7% लोग लगे हुए थे कृषि कार्यों में। कल का डाटा पढ़ा था आपने कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 57.8% था। वो एक अलग बात है कि उतना योगदान राष्ट्रीय आय में देता था प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन इतनी प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई थी कृषि के कार्यों में, तो क्या बचता है फिर? जबकि दूसरे देश थे, इंग्लैंड और अमेरिका, वहाँ केवल 2% लोग जो थे वो खेती के कार्यों में लगे हुए हैं। जापान में 12 और जर्मनी में 14%। अब उनसे अगर हम तुलना करें तो हमारे देश में कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, जो कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं। दूसरा क्षेत्र उद्योगों वाला। आज़ादी के समय हमारा केवल 9% लोग थे जो उद्योगों पर निर्भर करते थे। उद्योग, कारखाने, जैसे कुछ चीज़ें बनाने के भी निर्माण के क्षेत्र थे। जबकि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 32% लोग उद्योगों में लगे हुए, और इंग्लैंड में 42, जापान में 39। तो इनके कंपैरिजन से हमें क्या पता चलता है कि औद्योगिक क्षेत्र में तो हम बहुत पिछड़े हुए थे। इन दोनों बातों को देख के हमें लगता है कि हम लोग सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र में ही हम लोग ज़्यादा योगदान देते थे अर्थव्यवस्था में, जबकि द्वितीयक और तृतीयक तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा योगदान था। आपने वो पॉइंट्स पढ़े हैं, 14.3 और 27%, वो योगदान था द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का। पूरे के पूरे हम टोटली डिपेंड करते थे प्राथमिक क्षेत्र। फिर भी रोजी रोटी के लिए, खाने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, मतलब पेट भरने के लिए इतने ज़्यादा लोग कृषि में लगे हुए थे, तब भी जीवन यापन बड़ा मुश्किल था। इन सभी विशेषताओं से पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। एक क्वेश्चन बनता है आपका, लक्षण क्या थे? सेम वैसे ही है, लेकिन ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा। वो उस समय, वो जो क्वेश्चन पहला वाला है वो बनेगा कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की उद्योगों की संरचना किस प्रकार की थी, कैसे कैसे हमारे तीनों क्षेत्र लगे हुए थे, और ये विशेषताएं होगी। कृषि आजीविका का मुख्य साधन, यहाँ 73 में कंफ्यूज नहीं होना। 72.7 को उन्होंने अप्रॉक्सी 73 लिखा है, 57.3 को उन्होंने अप्रॉक्सी 59 लिखा है। इतने प्रतिशत लोग लगे थे और इतना योगदान था। एक और समस्या थी भारत में, जब देश आज़ाद हुआ है 1947 में, केवल जितनी भी उपलब्ध हमारे पास ज़मीन है उसमें से केवल 13 करोड़ भूमि पर ही खेती करते थे, बाकी बंजर पड़ी हुई थी, और जिसमें 527 लाख टन का उत्पादन होता था, जिसमें गेहूं का इतना और चावल का इतना था। बाकी छोटे मोटे और थे, जैसे अब आप बोलेंगे कि इसका और इसका प्लस तो इससे कम रहा, लेकिन फिर ज्वार, बाजरा, मक्की ये भी तो उत्पादित होता था। तो जो मेन हमारी फसलें हैं गेहूं और चावल, उसके बारे में लिखा है। अगली बात जो लिखी है, कृषि में कम उत्पादन, इसका मतलब है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमारा कम था। छोटा सा कंपैरिजन लिखा है, अगर आप इस पॉइंट को छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें आपको डाटा ऐसे करके टेबल बनाना पड़ेगा।
लेकिन ऐसे देख सकते हो आप कि 1947 में गेहूं का उत्पादन, ये 13-14 में, और उत्पादकता कंपैरिजन, जैसे हमने पहले कहा कि गेहूं का उत्पादन अब इतना बढ़ गया, देखो 4.6 अब, और चावल की इतनी, तो मतलब पहले बहुत कम उत्पादन होता था और आज से कई गुना कम होता था। ये भी एक रीज़न था हमारे पिछड़ेपन का। ये प्रणालियाँ चलती थी, देखो भू राजस्व प्रणालियाँ हमारे देश में प्रचलित थी। ये 3 प्रथाएं, जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा। इसमें क्या था कि किसान और सरकार के बीच में थे बिचौलिए बहुत सारे। वो क्या करते थे, लगान बहुत लेते थे, किसानों का बुरा हाल था। किसानों को खेती करने में इंटरेस्ट ही नहीं था क्योंकि वो शोषित होते थे ना, इसलिए कृषि पिछड़ रही थी। एक और रीज़न, हम लोग, हमारे देश के जो कृषक थे वो उत्पादन करते थे अनाज का बेचने के लिए नहीं, सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए, तो इससे भी पिछड़ते हैं। इसके अलावा देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सड़कें हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, आने जाने की फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत कम थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने देश के लोगों के हितों के लिए कुछ काम नहीं किया। और बिजली का, रेलों का विस्तार बहुत ही कम था, बहुत कम थी। जितना डाटा आपको याद हो सके वो कर सकते हैं। लोगों के कंफर्ट के लिए बहुत चीज़ें कम उत्पादित करते थे। जैसे आजकल देखो क्या क्या चीज़ें उत्पादित हो रही हैं जिससे हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन उस समय केवल जूट, माचिस वाले उद्योग थे और यहाँ से जो लाभ मिलता था उसको ब्रिटेन भेज दिया जाता था। बेसिक उद्योग नहीं थे, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको बोलते हैं इसे, यही था एक उद्योग हमारे पास बड़ा, और बाकी कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को शोषित किया, विनाश कर दिया और लोगों को मजदूर बना के रख दिया। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र, जैसे बिजली है, बैंकिंग है, हमने एग्जाम्पल लिखे हैं वो, सड़कों का, रेलों का, जितना भी जो उसका प्रोग्रेस होनी थी वो बहुत कम थी। बैंक कम थे, समुद्री जहाज कम थे क्योंकि लोगों को फैसिलिटीज़ दी नहीं जाती थी। अब पढ़ाई लिखाई की बात करें, केवल 16% लोग थे पढ़े लिखे, और उसमें औरतों का तो 0% ही समझ लो। और 7% क्या होता है कि केवल 7% लोग हैं जो औरतें थी वो पढ़ी लिखी थी, और पढ़े लिखों में शिक्षित लोगों का 18% भाग था, और बाकी बाकी सभी लोग अनपढ़ थे। स्त्रियों का तो एजुकेशन के लिए कोई योगदान था ही नहीं। कोई एक रोग अगर अब आप बोलेंगे रोग तो अब भी ऐसा पैदा हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, उस समय भी ऐसा होता था कि अगर कोई एक रोग पैदा हो गया तो उसका इलाज तो होता नहीं था, और बहुत सारी संख्या में लोग मर जाते थे, और एक साथ बहुत सारे लोगों का मरना एक आम बात थी। बच्चे पैदा होते मर जाते थे बहुत सारे लोग, और ये 218 प्रति हजार थे, और एवरेज आयु थी 31 बरस, जो अब बढ़कर बच्चों 66-67 वर्ष हो गई है एवरेज एज। और 17% लोग ही थे जो शहरों में रहते थे, और 83% लोग जो थे वो गाँव में बसते थे। अब तो शहरीकरण बहुत हो गया है। ये इन विशेषताओं में अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप 6 से 7 विशेषताएं लिख सकते हो और याद कर सकते हो। और जो मैंने पहले कहा आपको, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, उनको आपने जस्ट रीड करना है अपनी बुक से कि इनके मतलब क्या हैं, क्या गुण दोष हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश ने अपनाई है उसका अर्थ क्या है, और उसके नुकसान और फायदे क्या हैं। और आज आपने सिर्फ ये 2 क्वेश्चन लिखने हैं और इनको तैयार करना है। इसी के बेस पे फिर बाद में मैं आपसे छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ, और ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में हमेशा आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो शुरू वाला था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, और जो 2 और क्वेश्चन बने। ओके।